दोगे तो ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमीयुक्त वायु का जो डेंसिटी होता है ना, शुष्क वायु के डेंसिटी से कम होगा, अर्थात शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, साउंड का स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे शुष्क वायु की अपेक्षा नमी वायु में चाल अधिक होता है। मतलब शुष्क वायु में चाल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नमी युक्त वायु जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है ना, वो कम होता है। डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, और डेंसिटी अधिक होगा तो उससे क्या होता है, चाल पे फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पानी में जो स्पीड होता है और पारा में यानी मरकरी में जो स्पीड होता है, पारा में अधिक होगा क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है ना, अधिक होता है। अब आगे पॉइंट है ध्वनि का लक्षण यानी कैरेक्टर जो होता है ना ऑफ साउंड, वो देखना है हमको। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ना, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। और सीखे हो तो लाइक वाइक भी कर दो, मतलब शेयर भी कर दो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक ना। आपको तो अच्छा लग ही रहा है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ साउंड क्या होता है। ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है प्रबलता यानी लाउडनेस, फिर होता है तारत्व, और तीसरा क्या होता है, गुणता। पहला है प्रबलता यानी लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है, लक्षण समझ लो, लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक जो होता है ना, फोन होता है, फोन। लाउडनेस अधिक होगा तो साउंड स्पीड अधिक होगा, लाउडनेस कम होगा तो साउंड स्पीड मंद होगी। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता का संबंध जो है ना, डायरेक्ट है। प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है log 1, मतलब log आई का। यहाँ पे आई जो है ना, वो ध्वनि का तीव्रता होता है। मतलब सीधा है ना, लाउडनेस बढ़ाओगे तो ध्वनि का जो होगा ना स्पीड, मतलब वो क्या होगा, तीव्र साउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों को कि प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज और मंद सुनाई देती है, ठीक ना। लेकिन तीव्रता जो होता है ना, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गई इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड से गुजरती है। यानी हम पढ़े थे ना Wm-1, ये होता है तीव्रता का, ठीक ना। प्रबलता का तो लाउडनेस डेसिबल कर लो। प्रबलता चेतना संबंधी है, जबकि ध्वनि जो है ना, ये एक तीव्र वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता की माप नहीं की जा सकती है, जबकि ध्वनि तीव्रता की माप की जा सकती है। प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है, जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता है। अब आगे हमारा पॉइंट दिया गया कि ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता पर बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। किसी को कम सुनाई देगा, किसी को अधिक सुनाई देगा, वो प्रबलता पे होता है। अब आगे है तारत्व, पिच, बहुत इंपॉर्टेंट है पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि पतली हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ो इसको। ध्वनि का अगर आवृत्ति अधिक होगा, ध्वनि का अगर आवृत्ति अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी, श्रील होगी, ठीक ना। वही आवृत्ति अगर कम होगा, तारत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ध्वनि क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। आगे तीसरा पॉइंट है गुणवत्ता यानी क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, उसे ही हम कहते हैं गुणवत्ता। जैसे कि मान लो आपके पापा और आपके भाई का साउंड आप पहचान जाओगे, तो वही होता है क्वालिटी के कारण आप पहचान जा रहे हो, ठीक ना। क्योंकि अगर वो दोनों सेम साउंड मतलब खूब जोर से बोल रहे हैं, फिर भी आप डिफरेंस पता कर पाओगे, वो क्या होता है, गुणवत्ता होता है, क्वालिटी होता है। ध्वनि की गुणवत्ता सनांदी स्वरों की संख्या, क्रम और अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि यानी इको साउंड। इको साउंड में देखो, एक तो परावर्तित होकर वो साउंड आता है, उसे हम कहते हैं परावर्तित ध्वनि या इको साउंड कहते हैं। इको साउंड क्यों होता है, तो परावर्तन के कारण होता है, ये तो क्लियर हो गया। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर है, यानी 16.6 मीटर दूरी होना चाहिए। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारा साउंड होता है ना, हमारे कान पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड तक रहता है, कह सकते हैं, या फिर 10% सेकेंड तक रहता है, कुछ भी कह लो। 10% कहना गलत होगा, इतना तक रहता है, ठीक ना, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि के प्रवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देगी। यहाँ पे समझो थोड़ा, अधिक दूर तक जाएगा पर स्पीड जो होता है ना, वो दिन के टाइम में अधिक होता है, ठीक। रात में साउंड कम
स्पीड से जाएगा पर दूर तक जाएगा। अनुनाद क्या होता है? रिजोनेंस। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालन बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। यही कारण होता है कि जब पुल पे आदमी क्रॉस करते रहता है ना तो उसको कहा जाता है कि आप तितर बितर हो जाए। एक लाइन से क्रॉस करेगा ना तो वो अनुनाद के कारण पुल टूट जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अनुनाद काम आता है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे हमारा टॉपिक है ध्वनि का व्यतिकरण यानी इन्फ्लुएंस ऑफ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा इसमें टॉपिक ना। साउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर ध्वनि से ना कई सारे प्रश्न बनते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे इस साइड से भी एक स्पीकर बज रहा है, इस साइड से भी एक स्पीकर बज रहा है, तो यहाँ पे होता है ना साउंड का इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही कला यानी एक ही फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, जिसे समपोषी यानी कंट्रैक्टिव व्यतिकरण कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, साउंड का जो तीक्ष्णता होता होगा ना काफी अधिक होगा। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। इसे विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव। संपोति में अधिक साउंड होगा और इसमें कम हो जाएगा। अब ध्वनि का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। प्रश्न अगर ये आ जाए कि आप एक रूम में बैठे हो, इसका पूरा मतलब गेट उट बंद है, एक वेंटिलेटर है, दूसरे रूम में साउंड कैसे पहुंच जाएगा, तो वेंटिलेटर के थ्रू आसानी से उसमें पहुंच जाएगा। क्लियर। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता है, मतलब लाइट का विवर्तन नहीं होता, डिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन साउंड का जो होता है ना वो विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। अब है डॉपलर प्रभाव। 10th में पढ़े होगे काफी मन लगा के डॉपलर प्रभाव को, कि जैसे साउंड हमसे दूर जाएगी, साउंड वाला ऑब्जेक्ट, जैसे ट्रेन सिटी पे जाते हुए हमसे दूर जाती है तो मतलब जो साउंड का क्वालिटी होता है ना वो कम होता जाता है, और नजदीक आती है तो साउंड का जो लाउडनेस होता है ना वो बढ़ता जाता है। ये क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही हम कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। अब आगे है हमारा मैक संख्या। अगर आप मिसाइल उसाइल के बारे में अधिक देखते होंगे तो आपको ये टर्म काफी मिलता होगा कि ब्रह्मोस का स्पीड पहले 3 मैक था, अब इसका स्पीड हो गया 3.5 मैक। मतलब हुआ क्या, तो उसका स्पीड बढ़ गया। ठीक है ना। पढ़ते हैं पहले क्या दिया गया है इसमें। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब के उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु का उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। थोड़ा क्लिष्ट शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, समझो। जैसे ध्वनि का स्पीड जो है सामान्य टेम्परेचर पे 332 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक ना। और आपने एक मिसाइल बनाया, उसका भी स्पीड यही है, 332 दशमलव या मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको कहेंगे कि ये मिसाइल जो है ना एक मैक संख्या के स्पीड से गया, ये एक मैक संख्या है इसका जो एक चाल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका स्पीड इतना है। अगर मैं 2 मैक कह दिया ना, मतलब इसका स्पीड हो गया कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 664 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो। यही होता है मैक संख्या, दूरी का मात्रक होता है, स्पीड का मात्रक होता है हालांकि। तो यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक हो जाएगा, सुपरसोनिक, ठीक ना। अगर यदि 5 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक। ये आपको समझना पड़ेगा। हाइपरसोनिक के लिए मैक संख्या 5 से अधिक होना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल ओनली अभी रसिया के पास है। अब आप वीडियो कब देख रहे हो यहाँ पे डिपेंड करता है, क्या पता इंडिया ही बना ले, पर अभी सबसे पहले रसिया बनाया। और ये सुपरसोनिक तो बहुत के पास है, इंडिया के पास भी है। अब पराघाती तरंग यानी शॉक वेव क्या होता है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षेप को हम क्या कहते हैं, प्रभाती तरंग, या उसको हम सोनिक वेव भी कहते हैं, सोनिक वेव। इससे क्या होता है कि आप देखते होगे, आप सर्च करना कभी कि सोनिक वेव सर्च करना, तो आपको दिखाया जाएगा कि कोई जो रॉकेट है ना वो काफी तेजी से जा रहा है और उसके पीछे ना इस टाइप का एक बन जाएगा हवा का, काफी कंडेंसेट करके वो बना देता है। उसे ही हम कहते हैं क्या, शॉक वेव। अगर आपको उसका डिजिटली पढ़ना है ना पूरा फोटो वोटो दिखा के, तो हम जो एक चैनल बनाए हैं उसका नाम है टायरलेस कुमार, ठीक है ना।
उसका मेरा मोटो जो बनाने का वो अलग है, क्योंकि बहुत सारा जो पेड कोर्स मैंने किया था